दोस्तों, आज मैं बातें करना चाहता हूं भारत और विश्व की, जहां परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ मामलों में बड़ी तेजी से बदल रही हैं। जहां तक भारत की बात है, यदि कुछ भूत में जाएं तो देखेंगे कि 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, तब भारत एक अर्ध पूंजीवादी, अर्ध सामंती देश था। 1980 तक आते आते भारत एक पूंजीवादी देश में मुख्यतः परिवर्तित हो गया। 90 के दशक में उसी कांग्रेस के नेतृत्व में, जिसने भारतीय संविधान की संरचना करवाई और देश में नारा दिया समाजवाद का भी, नौ उदारवादी प्रक्रियाएं शुरू हो गई। नेतृत्व में जिनके नेता थे IMF, वर्ल्ड बैंक और बड़े बड़े साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, चाइना आदि। 2014 में, विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम फांसीवादी व्यवस्था कह सकते हैं। हालांकि यह भिन्न था जो फांसीवादी सत्ताएं थी इटली और जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान। फिर भी काफ़ी समानताएं हैं। यदि हम उसके अमूर्त रूप में जाएं तो हम पाएंगे कि जहां तक फांसीवाद एक फिनांस कैपिटल की नंगी सत्ता है, तानाशाही सत्ता है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के बीच में एक आंदोलन के रूप में भी आती है, और जो भारत में दिख रहा है। यदि फांसीवाद ना भी माने तो 2014 के बाद से काफ़ी ऐसे परिवर्तन आए हैं जो पहले के स्थिति से काफ़ी गुणात्मक रूप से भिन्न है। परिवर्तन आए। केवल यह कह देना कि 2014 तक जो स्थिति थी, जिस तरीके से पूंजीवादी सत्ता सर्वहारा वर्ग को लूटती थी, प्रताड़ित करती थी, उनके बीच में भेद पैदा करती थी, उसमें इजाफा हुआ है। यह सारी स्थिति का अति सरलीकरण है, बल्कि जानबूझ के ऐसी बातें कही जा रही है ताकि जनता फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के दौरान पूंजीवाद का ही खात्मा करने की तरफ अग्रसित ना हो, और इस तरह से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो ताकि पूंजीवाद के अस्तित्व को खतरा ना हो। और ऐसे लोग वही हैं जो कि वापस कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, भले ही कितने भी लफाजी करे क्रांतिकारी को, समाजवादी क्रांति चाहते हैं, जनवादी क्रांति चाहते हैं आदि आदि। खैर, दूसरी तरफ जहां पूरे विश्व की बात है, हम स्थिति देख सकते हैं, और जिसका अभी निर्णायक स्थिति देखें तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन है, उसके पीछे करीब 50 देश। और इस युद्ध का नतीजा यह है कि दोनों खेमे अपने अपने तरफ वैसे राज्यों को भी ला रहे हैं। वैसे पहले कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं थी, अब तो बिल्कुल बेशर्मी से वैसे राज्यों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल धाराशाही हैं और प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, हमारे बगल में म्यांमार या बर्मा, जहाँ एक काफ़ी घटिया किस्म की सैन्य सत्ता है। भारत भी तकरीबन उसमें शामिल है। और इसी दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका में आगमन होता है। इसके पहले एक दो बातें और। जहां तक भारत की बात है, ऐसा लगता है कि यूएनओ में भारत रशिया का पक्ष ले रहा है। उसने रशिया को एक आक्रमणकारी देश बोलने से मना कर दिया, वैसे ही जैसे चीन ने कहा या कुछ अन्य देशों ने कहा। हालांकि सीधे सीधे समर्थन में नहीं किया। अमेरिका के और नेटो के काफ़ी दबाव के बावजूद। और ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत एक स्वतंत्र निर्णय ले रहा है। कई वामपंथी दल मानते हैं कि भारतीय पूंजीपति वर्ग और उसके जो दलाल राजनीतिक वर्ग है, उनका चरित्र आज एक स्वतंत्र देश की हैसियत से उठ खड़ा हुआ है। यह मालूम होगा आपको कि रूस से भारत काफ़ी सस्ते दरों पर, जो विश्व बाजार में जो दर है उससे भी काफ़ी कम दर पर वहाँ से तेल
और अन्य उत्पादों का इंपोर्ट करता है। क्या भारतीय जनता को, मेहनत का आवाम को फायदा है? जी नहीं, कतई नहीं। बल्कि उसमें से अधिकांश भाग, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो सीधे सीधे बिना भारतीय तट पे, पोर्ट पे आए हुए चले जाते हैं यूरोप और अमेरिका में। आज यूरोप, अमेरिका, रूस के तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, माफ कीजिएगा, इंपोर्टर है, खरीदता है भारत के माध्यम से और अन्य कई ऐसे देशों के माध्यम से। भारत किसके हक में काम कर रहा है? और ऐसा नहीं है कि रूस को यह पता नहीं, रूस को बखूबी ये मालूम है, लेकिन उसे भी मुद्रा की जरूरत है, पैसे की जरूरत, इसलिए वो इसके लिए तैयार है। और इसी दौरान जब भारत तथाकथित रूप से अमेरिका विरोधी है, यहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति से मिलते हैं, भूल जाइए कितना विरोध हुआ, क्या मजाक उड़ा, लेकिन भारतीय जनता को ये दिखाया जा रहा है पूरे मीडिया और अन्य तथाकथित प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन द्वारा कि भारत की इज्जत कितनी बढ़ी है पूरे विश्व भर में। और यही भारत जो अमेरिका का साथ यदि नहीं दे रहा है रूस के मसले में, जैसे चीन, वह अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड का सदस्य है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सदस्य हैं, और चीन को घेरने की तैयारी है। चीन की सामरिक शक्ति इतनी है कि उसके सामने बाकी तीनों के टिकने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यह जगह महत्वपूर्ण है जहाँ एयरपोर्ट है, पोर्ट्स हैं। वैसे आपको मालूम होगा कि मनमोहन सिंह के कोशिश के बावजूद जो सफल ना हो सका, बाद में मोदी की सत्ता आते के साथ ही भारत अमेरिका का वह सैन्य संधि हुआ जिसके तहत अमेरिका और भारत एक दूसरे देशों के सैन्य आधार को, यानी मिलिट्री बेसिस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने अपने अस्त्र शस्त्र की कंपैटिबिलिटी देखने के लिए कि वहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। भारत अमेरिका के कितने जगहों का कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो अलग की बात है, लेकिन भारत आज उसी कांग्रेस और बाद में भाजपा के द्वारा अपनी सार्वभौमिकता अमेरिका को या रूस को या चीन को गिरवी कर चुका है। पहले से भी था, अभी भी जारी है, ऊपर से दिखावे के लिए जो भी हो। क्या अमेरिका बार बार नहीं कर रहा है कि विश्व में हर जगह वो प्रजातंत्र के लिए लड़ रहा है? जितने अस्त्र शस्त्र बेच रहा है उतना ही ज्यादा प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है। और वहां हंगामा होने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, नहीं दिया जाएगा। आज अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी चीन है, क्योंकि वहाँ जो संपदा छिपी हुई है, जैसे लिथियम जैसे वैसे तत्व जो कि बड़े रेयर माने जाते हैं, करीब 3 ट्रिलियन के बराबर होंगे, जिसका इस्तेमाल वह कर सकता है। अब अमेरिका के हाथ में नहीं होगा वो। और भारत में सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, न्यायालय, मीडिया, सोशल मीडिया, सेना, सिपाही, ईडी, सीबीआई, धार्मिक और जितने भी कल्चरल फ्रंट हैं वो तो हैं ही हैं, पूरी तरह उसके अधीन है। शिक्षा व्यवस्था भी, आज शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, महंगा होने के बाद आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसमें यदि शामिल होते भी हैं तो बहुत सारे वो चीज़ जो वैज्ञानिक आधार देता था वो खत्म हो गए। डार्विन के सिद्धांत को आप नहीं पढ़ सकते। वैसे यह एक प्रश्न और उठता है कि इन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों को आपस में व्यक्तिगत रूप से मिलने की क्या जरूरत है? सारा जहां तक चिट्ठा है, जो जिस पे दस्तावेज है, मसौदा जिस पे साइन करते हैं, गले लगते हैं, मीडिया को तमाशा दिखाते हैं, वह पहले से तैयार रहता है। इनके पूंजीपति वर्ग और उनके जितने चाकर हैं, आर्थिक, राजनीतिक, वो सब तैयार करते हैं, एक एक चीज़, एक एक शब्द तैयार करते हैं। उसके बाद से ये 2 मिलते हैं या 3-4 मिलते हैं और आपस में साइन करते हैं। भारत अमेरिका का संबंध जो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, लाखों करोड़ों के आदान प्रदान की बातें हुई हैं, जिसमें भारत खरीदेगा ड्रोन्स और बाकी बहुत तरह की चीज़ें। लेकिन अंदर में क्या इनकी बातें हुई जो कि पहले इनके जो चमचे गए थे और वहाँ के चमचे आए थे नहीं कर पाए, जो कि सीधे के सीधे थ्रेट के रूप में या दोस्ती के रूप में सामने आता है, वह क्या है हमें नहीं पता।
किसी को नहीं पता। कभी कभी 20 साल 30 साल बाद खुलता है तुमको तो ऐसा हो गया, फिर भी हम संभलते नहीं हैं। खैर वक्त काफ़ी हो गया, काफ़ी बातें थी करने की, फिर कभी। लेकिन इतना समझना है दोस्तों कि ये जितने भी सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक और बाद में तथाकथित यहाँ तक कि नैतिक, आध्यात्मिक जो संबंध होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, वह उसका आधार फिनांस कैपिटल है, निवेश पूंजी है, उसी की सत्ता है। और उसके नाम पे, देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, विश्व शांति के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे हम जो मेहनत करते हैं, जो धन पैदा करते हैं, वह 2 से 4% जो बड़े पूंजीपति हैं, वित्तपति हैं, ओलिगार्क्स जिनको कहते हैं, जिनके अंदर सत्ता है, जिनके अंदर न्यायालय है, जिनके अंदर मीडिया है, और हम वह करते हैं। बल्कि यहां तक हम वह सोचते हैं जो वो चाहते हैं कि हम सोचें। नर्सरी से लेके जहां तक आप तथाकथित रिसर्च करते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं, और जो आप लिखते पढ़ते हैं, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, समझते हैं क्योंकि ऐसे दार्शनिक हुए हैं, सुना होगा आपने नाम, जाना होगा, जिन्होंने इनका भंडा फोड़ा और बताया कि स्थिति यह है। सोचिएगा दोस्तों, कब तक हम चमचे बने रहेंगे, कब तक हम एक जानवरों की जिंदगी जीते रहेंगे। यहाँ मानव बुद्धि होने के बावजूद शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से उनके हम दास बने रहेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।